मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं साथियों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों को गुड इवनिंग। और आप लोग बेहतरीन तरीके से बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए एक बार। साथियों, यह आज का साइंस का 7वां टेस्ट होगा। इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखेंगे सारे कॉन्सेप्ट के साथ। उसमें 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और सारे प्रश्न का बिल्कुल डिटेल में आंसर भी हम देंगे। और आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग में से ही बहुत सारे हैं बच्चे, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। अगर बीच में छोड़ के चले जाते हैं या फिर कोई काम हो जाता है, उनको लग जाता है भाई, क्योंकि अर्जेंट हो सकता है कोई काम, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको स्किप करके दोबारा ज़रूर देख लेंगे। जब भी उनको मौका मिले दोस्तों, दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सारे प्रश्न, सारे एग्ज़ाम्स में जो कलेक्शन बनाया गया है सारे एग्ज़ाम्स का साथियों, सारे प्रश्नों का, सारे एग्ज़ाम्स के प्रश्नों का कलेक्शन यह है, एक तरह से समझ लीजिए। तो आप सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेहतरीन तरीके से साइंस का क्लास दोस्तों डेली देख सकते हैं 9 बजे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार आप लोग से बहुत बहुत विनती है, एक बार विनती है साथियों, एक बार अपने भाइयों को शेयर कर दीजिए, जो आपके दोस्त लोग हैं, जो आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स का तैयारी करते हों, चाहे वह यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, यहाँ तक कि बीपीएससी स्टेट पीएससी तक के एग्ज़ाम दोस्तों, यहाँ से ज़रूर प्रश्न आते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, यानी कि जब शुद्ध जल में दोस्तों, जब हम लोग निरमा पाउडर, घड़ी पाउडर, ये सब है ना, कपड़े साफ करने वाले जो पाउडर हो गए, डिटर्जेंट, जिसे बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, यानी कि NaCO3, NaCO3 बोला जाता है। एक होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3 हो जाता है साथियों। तो NaCO3 जो है, अगर इसके माध्यम से, डिटर्जेंट के माध्यम से अगर कोई कपड़ा हम लोग साफ करते हैं, तो क्या होता है, आपका कपड़ा बहुत जल्द साफ हो जाता है। इसका पता है एक कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्योंकि हमको पता है जो चीज़ ज़्यादा फैलती है उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, यानी कि पृष्ठ को बहुत तेज़ी से कवर करती है। और जो चीज़ कम फैलती है यानी कि उसकी श्यानता अधिक है। ये चीज़ें याद रखेंगे, जिसकी श्यानता अधिक होगी यानी कि जिसका विस्कसिटी अधिक होगा वह कम फैलेगा, और जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वह ज़्यादा फैलेगा, पृष्ठ पे ज़्यादा तैरेगा, है ना, समझ रहे हैं, पृष्ठ को ज़्यादा कवर करेगा। इस तरीके से पानी को माना जाता है कि पानी सबसे ज़्यादा फैलने वाला द्रव है साथी, याद रखेंगे, यानी कि पृष्ठ तनाव सबसे ज़्यादा पानी का ही होता है और विस्कस सबसे कम पानी का ही होता है। यह बात याद रखेंगे साथ ही। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तब पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है कि बढ़ जाता है, क्या परिवर्तित रहता है कि परिमित रहता है। फटाफट आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि अब तो बता दिया गया ना, और इसमें कोई भी आपको यह नहीं लगना चाहिए कि नहीं आ रहा है, हमें सारे बच्चों को आ रहा है। सभी लोग बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों, क्या हो जाएगा साथियों। आपका 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि घट जाएगा। राइट आंसर घट जाएगा साथियों, यानी कि बी, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग ना ही स्क्रीनशॉट के चक्कर में पड़ेंगे, ना ही, बस ध्यान से सुनते चलिए, कॉपी पे नोट भी बाद में कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों, पानी की बूंदों की तैलीय पृष्ठ, पानी की बूंदों की तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है, बताइए। पानी की देखिए दो प्रकार से होते हैं, एक ससंजक बल होता है, एक असंजक बल होता है। ससंजक बल का मतलब होता है समान कणों में दोस्तों चिपकना, या फिर समान कणों का आपस में चिपकना ही ससंजक बल कहलाता है। और असंजक बल मतलब असमान कण होते हैं तो आपस में नहीं चिपकेंगे, यानी कि असंजक बल के प्रभाव के कारण बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकना, यही कारण होगा दोस्तों असंजक बल। जिस भी बच्चों का प्रश्न सही है वह अपना भैया लड्डू या फिर मम्मी से बोलिएगा चाय एक कप हमारे लिए फ्री रखा करें, ठीक है, वैसे चाय वगैरह नहीं पीना चाहिए। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सा मात्रा अपेक्षित नहीं है, बताइए। अगर हम चाहते हैं, जैसे कि हम एक पात्र बना देते हैं इस प्रकार से, देखिए एक छिद्र यहाँ पे कर दें, 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 पूरा पात्र लबालब मतलब यह पानी से पूरा भरा हुआ है, बताइए किस छिद्र से पानी बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो जो नीचे होगा उससे काफ़ी दूर जाएगा, उसके बाद इससे जाएगा, उसके बाद इससे, उसके बाद सबसे कम दूरी पर इससे जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है नीचे अधिक लगेगा साथी, इस वजह से इससे काफ़ी दूर तक हमारा जाएगा। पानी की जो पिचकारी देखते हैं आप, उसमें क्या करते हैं, आप झटके से जब दबाते हैं तो पानी बहुत तेज़ तक जाता है, लेकिन आप स्लो दबाएंगे तो पानी उसी का उसी जगह गिर जाता है। यही कारण होता है कि आप उसमें प्रेशर डाल रहे हो। तो बस वही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि दोस्तों, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें
तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सा मात्रा अपेक्षित नहीं होगा? तो बताएंगे पात्र के तल के पृष्ठ तनाव तो होगा। पृष्ठ तनाव मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होगा इसमें भागीदारी। पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या लेना देना बताइए? आप चाहे बड़ा टब लीजिए चाहे छोटा टब लीजिए। अगर आप छोटा टब लेते हैं, अगर आप बड़ा टब लेते हैं तब भी पृष्ठ के ऊपर अगर आप यहाँ पे छिद्र किए हैं तभी वही काम होगा, क्योंकि पृष्ठ के तली पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अगर आप पतला तली लिए हैं मतलब कि आपका क्षेत्रफल कम वाला है तब भी वही कार्य करेगा। यानी कि पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल यह कार्य नहीं होता या अपैच्छिक नहीं होगा, मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हमें द्रव का घनत्व का मात्रा ज़रूरी है दोस्तों, जितना अब देखिए जो आप इसमें दूध भरे हैं कि पेट्रोल भरे हैं कि डीजल भरे हैं हुए हैं, क्या इसमें भरा गया है, पेट्रोल है कि डीजल है कि पानी है, इसमें यह भी मात्रा डिसाइड करता है। अगर बहुत ज़्यादा घनत्व का है तो आपको पता है वो और तेज़ी से निकलेगा, समझ रहे हैं ना। अगर द्रव की स्तंभ की ऊंचाई, ये तो हमारा अभी बता दिए हम, जिसकी ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रेशर उतना ही कम होगा, साथी उस पर प्रेशर द्रव का उतना ही कम लगेगा। पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण, यह भी मायने रखता है साथी, याद रखेंगे। केवल और केवल राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी। पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल का कोई लेना देना यहाँ से नहीं, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक विस्कस है? अब आप बताओ कौन सा विस्कस होगा। विस्कसिटी का मतलब बता देते हैं हम आपको, ध्यान से सुनिए। विस्कस का मतलब कोई भी द्रव बहने की गति का विरोध करता है। जैसे सारे द्रव का गुण क्या होता है? द्रव मतलब क्या? बहना। जो द्रव सबसे तेज बहता है उसका पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा होता है, और विस्कसिटी सबसे क्या होता है? विस्कसिटी सबसे कम होता है। जैसे शहद ले लीजिए और एक गिलास पानी ले लीजिए, अगर आप पानी को गिराते हैं साथियों तो पूरा फैल जाता है और वह ज़्यादा क्षेत्र घेरता है। तो इस वजह से बोलते हैं उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर लेता है। और जो शहद है वह कम क्षेत्र को कवर कर पाता है। यानी कि अगर लेयर देखेंगे हमारा शहद का तो वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, इस वजह से वो ज़्यादा फैल नहीं पाता है। जैसे आप गोंद देख लीजिए, जैसे कि ग्लू जो आता है चिपकाने वाला, उसका उसको देख लीजिए, उसको गिराने के बाद क्या होता है? जैसे लगता है बूंद के रूप में वो चिपक गया है ना, पॉइंट के रूप में। तो मतलब उसकी विस्कसिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन पृष्ठ तनाव सबसे कम है। ये चीज़ भी याद रखेंगे, यह चीज़ भी याद रखेंगे साथी। द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे ज़्यादा है, विस्कोसिटी सबसे कम। तो इसमें एक राइट आंसर क्या होगा? देखिए दूध, तेल, पानी, पेट्रोल, तो यहाँ पर तेल होना चाहिए साथी, क्योंकि तेल का सर्वाधिक विस्कस होगा यहाँ पर इस पूरे द्रव में से देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट। आदर्श द्रव का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? आदर्श द्रव का मतलब गुण क्या होना चाहिए साथियों? वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले, मतलब विस्कोसिटी उसमें कम लगे, पृष्ठ तनाव उसमें ज़्यादा हो। जितना तेजी से वो बहेगा उतना ही अच्छा गुण वाला वो हमारा आदर्श द्रव होगा। आदर्श द्रव का यही एक गुण है साथी, याद रखेंगे, बहने की क्षमता तेज होना। वैसे आदर्श द्रव अगर सही मायने में देखें तो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ने एक जगह जाकर उसको रुक ही जाना है। जैसे जल को आपने गिराया तो कह सकते हैं यह आदर्श द्रव का बेहतरीन एग्जाम्पल हमको देखने को यहाँ पे जल से मिल सकता है, लेकिन जल नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा, पूरे पृथ्वी पर कहीं भी आदर्श द्रव नहीं है, लेकिन जल को मानते हैं क्योंकि जल से ज़्यादा पृष्ठ तनाव किसी का नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। भाई इसको भी तो कल हमने बताया था। जब हम ऊपर जाएंगे अपने अर्थ से साथियों, अगर ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं, तो याद रखेंगे जो वायु का प्रेशर है, वायु का दबाव है, वो घट जाता है, क्योंकि सघनता कम हो जाती है। सघनता केवल और केवल क्षोभ मंडल में होती है। उसके ऊपर समताप मंडल, आयन मंडल, उसके बाद जो जितने भी मंडल हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, जितने भी आपके ऊपर मतलब कि क्षोभ मंडल के ऊपर जितने भी लेयर हैं, सब में क्या होगा? सघनता कम हो जाएगी, वायु दूर दूर हो जाएंगे, एयर जो है दूर दूर फैल जाएगा, तो वहाँ पे दाब की मात्रा कम हो जाएगी। जब दाब की मात्रा कम होगी, अब बताओ, अभी हमने बताया था कल कि जो बुलबुला होता है वायु में, जो बुलबुला पानी में जो बुलबुला बनता है, उसमें क्या होता है, क्यों बनता है? क्योंकि उसके प्रेशर, अंदर बुलबुले के प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो बुलबुला बना रहता है। जब उसका प्रेशर वायु के प्रेशर से ज़्यादा है तब तक वो बुलबुला तो रहेगा, लेकिन जैसे ही हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वैसे बुलबुला फूट जाता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। जैसे गुब्बारा आपका देखते हैं, जो गैस वाली गुब्बारा होता है, अगर उसे हम छोड़ देते हैं तो एक लिमिट के बाद पता है हमको दिखाई नहीं देता है। लोग बोलते हैं अच्छा चला गया आसमान में, ऐसा नहीं होता है, वो फट जाता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद उसको हवा का प्रेशर जो है वहाँ पर कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, इस वजह से वो फट जाता है साथी, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? वायु दाब घट जाता है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु दाब घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव की स्थिति क्या होगी? आपको यह बताना है। देखिए पहले हम एक बात करते हैं, आपसे ध्यान सुनिएगा।
ध्यान से सुनेंगे पहले आप लोग। बताइए, अगर पहले हम क्या करते हैं, जैसे आप वैक्यूम जानते हैं, मतलब कि निर्वात, जैसे आप किसी डब्बे में से हवा निकाल देंगे तो क्या होगा, डिब्बा पिचक जाएगा। जैसे कि अगर हम किसी घर घर में से, मतलब किसी रूम में से ही पूरे की पूरी हवा सक कर ले तो घर पूरा टूट जाएगा, चार दीवारी जो है पूरे चारों दीवार अपने में चिपक जाएंगे, यानी टूट जाएगा। वैक्यूम में नहीं रह पाएंगे भाई, हवा जब जहाँ पर है वहीं पे सारी चीज़ें विद्यमान हैं। हम और आप जहाँ पर हैं वहीं पर रह पाएंगे जहाँ पर हवा होगा, अन्यथा नहीं रह पाएंगे, कोई चीज़ नहीं रह पाएगा, सब शून्य हो जाएगा। अन्यथा स्पेस में रहिए, स्पेस में भी तो रह सकते हैं। स्पेस में क्या होता है, हवा नहीं है, ना ही गुरुत्वाकर्षण बल है, ना ही गुरुत्व त्वरण है, ये सब कुछ नहीं है वहाँ पर। इस वजह से आदमी तैरते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो याद रखेंगे साथी, यहाँ पर नीचे हवा का मात्रा है, इस वजह से हम लोग जीवित हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बंद पात्र में। अब पात्र में से आपने हवा सक किया तो डब्बा पिचक गया। अगर आप हवा फिर से डाल देंगे तो क्या होगा, डब्बा फूल जाएगा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। अचानक से पहले बढ़ेगा उसका, दोस्तों वाष्प भरी जाती है तो दबाव की स्थिति क्या होगा, पहले बढ़ जाएगा। जैसे ही जैसे आप हवा प्रेशर करेंगे तो क्या होगा बताइए, पहले दबाव बढ़ेगा, फिर अचानक अचानक क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाता है। जैसे कि आप सिलेंडर में गैस भरते हो, कंप्रेस करते हो, उसी प्रकार से यह भी है। जैसे आप कभी वाष्प लेकर डब्बे में भरिए तो क्या होगा, उसमें जो प्रेशर है पहले तो बढ़ेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो अब समझ जाएगा, हाँ भाई अब प्रेशर हो रहा है, तो मतलब हमें स्थिर होना पड़ेगा, तो वो स्थिर हो जाता है। इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएगा। साथियों, कल्पना करिए, आप बस कल्पना पे आधारित साइंस भी और ज्योग्राफी दोनों जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, और बाकी मैथ वगैरह तो चल ही रहा है, हिंदी आपका खत्म हो चुका है पूरा का पूरा। चाहे जिस भी एग्जाम्स के लिए आप हिंदी आकर प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है सारा का सारा वीडियो। अब छोटे छोटे टॉपिक जो छूटे हुए हैं ना, उस पे वीडियो लाई जा रही है। जो आज वीडियो आई थी साथियों, जो सुबह में आज वीडियो आई थी 3 बजे दोपहर में, उसमें ड और ढ का नियम बताया गया है। आप देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से वहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसका राइट आंसर बताइए, आर्कमिडीज का नियम निम्नलिखित में से, मतलब निम्नलिखित से संबंधित है। आर्कमिडीज का सिद्धांत यही कहता है साथी, अगर कोई द्रव में, किसी भी द्रव में कोई चीज़ अगर डुबो दिया जाए तो वो पूरा का पूरा डूब जाती है, बशर्ते वो अपने भार के बराबर उतना ही द्रव विक्षेपित करती है, बाहर निकालती है। यह होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर वो अपने भार के बराबर द्रव को बाहर निकालती है तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगी। अब जो बाहर के बराबर द्रव निकाला जा रहा है वो उत्प्लवन का सिद्धांत है, याद रखेंगे दोस्तों। प्लवन, जिसे प्लवन का नियम कहते हैं। तो आर्किमिडीज जो सिद्धांत दिए थे वो प्लवन का नियम दिए थे दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बता दीजिए। चलिए बताइए, क्या किसका क्रिया पे कार्य करता है, या फिर द्रव का उच्च से निम्न की ओर प्रवाह पे कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए, आप एलिमिनेट विधि भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, द्रव का उच्च से निम्न की ओर प्रवाह, तो द्रव का इसमें लेना देना थोड़े है। जो स्याही है क्या उच्च से निम्न की तरफ जाती है, अगर ऐसा होता तो आपकी स्याही हमेशा बह जाती। बहने का कंडीशन तभी होता है जब बाहर का प्रेशर अधिक हो जाता है और अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, तो आपकी स्याही क्या हो जाती है, बह जाती है। याद रखेंगे, जब अंदर का प्रेशर कम होता है और बाहर का प्रेशर अधिक हो जाता है इन्वायरमेंट का, तभी आपकी स्याही बहती है, आपका पेन बह जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। जैसे कि आप एरोप्लेन में देखते हैं क्या होता है, ऊपर जाते हैं तो वायुदाब कम हो जाता है, जैसे वायुदाब कम होता है बाहर का, वैसे ही स्याही बह जाती है। याद रखेंगे। केशिका क्रिया, क्या केशिका की क्रिया होगा, बिल्कुल केशिका क्रिया हो सकता है नहीं दोस्तों, यही होगा ही केशिका क्रिया। केशिका की क्रिया के कारण ही हम क्या करते हैं, सिद्धांत मतलब फाउंटेन पेन का सिद्धांत जो होता है उसमें चढ़ती है स्याही, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर बोला जाता है यहाँ पर जो हम पन्ने पे पेज पे लिखते हैं किस कारण से लिख पाते हैं, तो बोलेंगे पृष्ठ तनाव के कारण लिख पाते हैं। पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन के कारण हम किसी पेज पर पेन से लिख पाते हैं। अब यह द्रव की श्यानता क्या है आपको पता है, बर्नौली का सिद्धांत क्या है दोस्तों, द्रव में विभाजकता। जैसे आपने पढ़ा था जैसे आपने एक चीज़ कल हमने बताया था आपको, आपने पास्कल नियम पढ़ा था। पास्कल नियम जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह में कार्य करते हैं। जैसे कि अगर कोई पाइप है, एक पाइप है, यहाँ से भी पानी खुला हुआ है, यहाँ से भी पानी खुला हुआ है, और यहाँ से भी पानी खुला हुआ है। अगर हम इधर से पानी को डालें एक साइड से, तो पानी इधर भी उतनी है, उधर भी, इधर भी, हर तरफ पानी जाए, तो इसे ही कहते हैं दोस्तों, क्या क्या कहते हैं इसको दोस्तों, हर तरफ जा रहा है तो इसे प्लांक नहीं दोस्तों, प्लांक का एक तरह से कहते हैं प्रेशर का सिद्धांत। ये चीज़ याद रखेंगे, जिसे हम लोग प्रेशर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह में यही सारी चीज़ें यूज होती हैं। चलिए, जो चीज़ें अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती हैं तो उसको माफ़ किया करिए, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज से एक पहल हमने स्टार्ट किया है, आपको लास्ट में एक आंसर भी देंगे, क्वेश्चन भी देंगे, जिसका आंसर आप वीडियो खत्म होते ही करेंगे लास्ट में। लेकिन लास्ट तक बने रहिए, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे बेहतरीन प्रश्न हैं और सारे सारे एक किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर जैसा उत्क्षिप्त होता है, इस प्रकार दोनों का, मतलब कि जिस प्रकार से उत्क्षिप्त होते हैं, मतलब दोनों क्या करते हैं, क्या आयतन समान होगा, मतलब कि जैसे एक द्रव भरा हुआ पात्र है,
द्रव भरा हुआ पात्र है। आपने एक इस्पात की रॉड ले ली स्टील की, और एक आपने ले लिया दोस्तों तांबे की रॉड ले ली। अब दोनों के दोनों को आपने इस किस में डाल दिया, इस द्रव में डाल दिया। तो बताइए दोनों उत्क्षिप्त हो रहे हैं, मतलब दोनों तैर रहे हैं। तो दोनों तैरने का कारण क्या है, मतलब भार समान है दोनों का। बस यही तो राइट आंसर है, भार समान है भाई। देखिए इसमें एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। घनत्व तो समान है, यह भी तो हो सकता है, लेकिन घनत्व तो कहा नहीं जा सकता समान है, लेकिन यह तो कह सकते हैं भार समान है, क्योंकि दोनों समान रूप से तैर रहे हैं, एक बराबर तैर रहे हैं, तो भार मतलब समान है दोनों का। ये चीज याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, फुआरा स्प्रे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि अगर बात करें हम, देखिए पास्कल नियम हमने बताया अभी आपको, हाइड्रोलिक ब्रेक का सिस्टम, जो पाइप लगा होता है इधर उधर चारों तरफ, अगर इधर से प्रेशर डालें कोई लिक्विड डालें तो इधर भी इधर भी इधर भी, और इधर अगर पाइप है तो इधर भी, चारों तरफ, मतलब कि देखते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर मतलब कि क्या, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस आपने सुना होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक सुना होगा, ये क्या है, मतलब कि चारों पहिए पर, अगर चार पहिए वाली गाड़ी है तो चारों पहिए पर बराबर बराबर ब्रेक लगे, यही होता है हाइड्रोलिक प्रेशर। बहुत खतरनाक गाड़ी होती है दोस्तों, तुरंत ब्रेक लग जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर से, लेकिन बहुत तेज बिगड़ता भी है, इसमें पाइप वगैरह फट जाते हैं, है ना, याद रखेंगे। लेकिन यह सिद्धांत जो फुआरे वाला सिद्धांत है दोस्तों, बर्नौली सिद्धांत पे आधारित है। बर्नौली सिद्धांत यह कहता है, जो जैसे कि आप समझ लीजिए कभी आप फव्वारे से शावर में नहाते हैं, शावर जो बाथरूम में लगा होता है शावर, अगर आप उसमें नहाते हैं कभी, तो आपने खुद महसूस किया होगा कि बाल्टी से या फिर लोटे से नहाने की अपेक्षा अगर हम फुहारे से नहाते हैं तो पानी क्या होगा, ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि बूंद बूंद के रूप में आता है साथी, इस वजह से आपको ठंडा फील होता है। यही सिद्धांत कहता है बर्नौली का नियम, तो उसमें याद रखेंगे बर्नौली सिद्धांत यही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, पृष्ठ तनाव बताइए, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होगा, पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है साथी, पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, अणुओं के बीच ससंजक बल, समान अणुओं के बीच में ससंजक बल होता है। यह चीज याद रखेंगे, दोनों आपस में चिपकते हैं। जैसे बात करें पानी, पानी का पृष्ठ तनाव क्यों अधिक होता है, क्योंकि वो क्या करता है दोस्तों, फैलता है, फैलने की स्थिति उसकी ज्यादा होती है, और वह समान अणुओं के बीच रखता है। जब समान अणुओं के बीच ससंजक बल अधिक होगा तभी पृष्ठ तनाव पैदा होगा। ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा, यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं एक बार आप उसे कॉपी पे लिख लिया करिए। इस वजह से हमने प्रश्न और क्वेश्चन के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश किया है पूरा साइंस। और दोस्तों मानिएगा विश्वास, 5000 का टारगेट रखे हैं तो 5000 प्रश्न आपको करवा के रहेंगे, और यहीं से सारे प्रश्न आएंगे, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स को फोड़ सकते हैं। यह यहाँ से देखने के बाद वो 100% बताते हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, यहाँ तक कि SSC GD, जहाँ भी बड़े से बड़े एग्जाम होते हैं, BPSC UPSC UPSI, जो भी एग्जाम्स होते हैं, अगर वहाँ पे प्रश्न आता है साइंस का तो हम 100%, 100 नहीं, वो 101% कहते हैं साथी, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है। अब आप बताओ क्या होता है। देखो एक पाइप है, इस तरह पाइप बना है, इसमें द्रव फ्लो हो रहा है, द्रव इसमें बह रहा है। तो द्रव, इतना ध्यान रखेंगे, द्रव का सबसे स्लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा दोस्तों, कहाँ पे होगा, जैसे ही द्रव मिडल में आना रहेगा, मिडल में, बीच में, मान लीजिए बीच है पाइप का, बीच वाला हिस्सा है, तो यहीं पर सबसे अधिक होता है द्रव का तेज, द्रव का बहाव सबसे तेज कहाँ पे होगा साथियों, तो बताएंगे बीच में होगा। क्यों? क्योंकि पता है आपको, इधर से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, इस वजह से द्रव यहाँ से तुरंत हटता है, तुरंत हटने की कोशिश करता है कि हमारा स्थान जो है पीछे वाला लेगा। इस वजह से दोस्तों बीच में बहुत ही फास्ट क्या होता है, स्पीड होता है, चाल होता है। तो याद रखें कि कण का वेग कहाँ पर होगा, पाइप, किसी भी पाइपलाइन में दोस्तों बीच में अधिकतम होगा, बीच में क्या होगा, अधिकतम होगा, केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग अधिकतम होता है। चलिए, पता है जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर पिष्ट का घनत्व के कारण, पिष्ट के घनत्व के कारण क्या होता है, पाइपें फट जाती हैं। पाइप जैसे घनत्व, घनत्व का मतलब बर्फ का जम जाना, बर्फ जैसे ही जमता है वो अपना जगह फैला लेता है, क्योंकि आपको पता है बर्फ जमते ही उसका आयतन बढ़ जाता है और उसका घनत्व कम हो जाता है। जैसे ही उसका आयतन बढ़ेगा बर्फ का, और वो फैलने की कोशिश करेगा, जैसे ही फैलेगा साथी, आपको पता है फैलने के बाद उसको ज़्यादा स्पेस की जरूरत होगी, तो वही जो लोहे की पाइपें होती हैं, जो प्लास्टिक की पाइपें होती हैं, ठंडे प्रदेश में फट जाती हैं। आए दिन आपने लद्दाख वगैरह में सुनते होंगे ठंडी वाले मौसम में कि पाइपें फट गई, पानी नहीं जा रही है, बर्फ़ में पाइप में बर्फ़ जम गया है पूरा, मतलब पानी पीने वाला नहीं आ पा रहा है, इस तरह आपने सुनते होंगे। तो यही सब कारण होते हैं। नेक्स्ट, किसी गैस का आयतन स्थित स्थित ताप पर, यहाँ पे आप नहीं होगा, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है साथियों, यहाँ पर क्या कर लेंगे, आप दाब कर लीजिए पहले, यहाँ पर दाब कर लेंगे, आप नहीं, यहाँ पर दाब, दाब कर लेंगे साथी, यहाँ पे दाब कर लीजिए आप लोग, दाब आपको हटा देंगे, या हम संशोधन करके इसको आपको PDF में देंगे। यहाँ पे दाब कर लीजिए, दाब, दाब पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने परसेंट, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे दाब नहीं साथी, ताप होना चाहिए। स्थिर आयतन, आयतन स्थिर ताप पर, ताप होना चाहिए, क्योंकि दाब तो आगे आया है ना, यहाँ पर दाब आया हुआ है, तो यहाँ की यहाँ पर ताप होना चाहिए।
ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब आप बताओ, हम आपको 2 नियम बताते हैं, एक बॉयल का नियम बताते हैं, एक चार्ल्स का नियम बताते हैं दोस्तों। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी आपने सुना होगा, एनआरटी। अब बताओ, अगर हम बोलें ताप और दाब में यहाँ पर संबंध बताइए, किस में बताया जाता है? ताप और दाब में। ताप और दाब में अगर संबंध पूछा जाता है दोस्तों, तो बताएंगे आप। देखिए, जो आपका बायल नियम होता है उसमें ताप को कांस्टेंट कर दिया जाता है, पी भी इक्वल टू कांस्टेंट मिलता है, सी मिलता है, यानी कि पी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर से मतलब है, प्रेशर मतलब कि दाब और वॉल्यूम से मतलब है। एक चार्ल्स नियम होता है, चार्ल्स नियम में क्या करते हैं साथी, हम लोग किसको कांस्टेंट कर देते हैं, तो बता देंगे। चार्ल्स नियम में हम लोग आयतन को कांस्टेंट कर देते हैं। जैसे ही आयतन को कांस्टेंट करते हैं वैसे हमारा पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाता है। बस यही काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे दाब भी मिल गया, ताप भी मिल गया। अब जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना प्रेशर इसका घटाना पड़ेगा, जितना ताप का प्रेशर आप बढ़ाओगे उतना ही दाब का प्रेशर घटाना पड़ेगा। साथ ही इस चीज़ को याद रखेंगे। 20% जब आप बढ़ा रहे हो तो 20% का मतलब क्या, 20% का मतलब 20/120/100, 120/100 का मतलब दोस्तों यहाँ पे कह देंगे आप कि 6/6, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 6/5। यानी कि आपने कितना बढ़ाया, एक बढ़ाया, एक बढ़ाया दोस्तों। किस पे बढ़ाया आपने, एक बढ़ाया आपने दोस्तों, एक बढ़ाया आपने किस पे, 4 पर। 6 यानी कि देखिए कितना ज़्यादा होगा, 20 और 25 चौका 20 25 100, 25 चौका 100 होता है। 20 25 100 और 25 चौका 100, यानी कि जब आपने एक बढ़ाया तो किस पे बढ़ाया, 6 माइनस 5, 5 माइनस 1, 4 पर बढ़ाया। 4 का गुणा 100 से करेंगे, कितना परसेंट बढ़ा, 4, यानी कि 25 चौके 100, 25% दोस्तों याद रखेंगे बढ़ाना होगा। अगर आप दाब को 25% बढ़ाते हैं तब जाके 20% अगर ताप को बढ़ाएंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ याद रखेंगे, हमारा जो आयतन होगा स्थिर होगा, है ना। यह चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अगर 20% ताप बढ़ रहा है तो 25% दाब बढ़ाना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनुकूलानुपाती होते हैं। अब जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है हम बोर्ड पे आके समझाएंगे, बिल्कुल ध्यान से बस आप इसका राइट आंसर कर लेंगे। इसका राइट आंसर 25% होगा, यही 100% राइट है। चलिए नेक्स्ट। जिसको भी नहीं समझ में आया वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसको हम बोर्ड पे लेकर समझा देंगे किसी दिन। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण है, बताइए क्या कारण है गोल होने का। पृष्ठ तनाव का कारण है भाई। अगर यहाँ पे बड़े बुलबुले हो जाते तब क्या कारण हो जाता, तब बोलते गुरुत्व का कारण है। जैसे बोला जाता है अगर बड़े बुलबुले जो होते हैं बीच में पिचक जाते हैं, क्यों पिचक जाते हैं, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है, उनका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, तो गुरुत्व के कारण वो बहुत तेज़ी से खींचते हैं। बहुत तेज़ी से खींचेंगे नीचे की तरफ तो क्या होते हैं दोस्तों, गोले न होकर चिपटे हुए इस प्रकार से आकृति के हो जाते हैं गोले। मतलब कि जो हमारा पानी का बूंदें हैं अगर जब बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो चिपटी हो जाती हैं, क्यों, गुरुत्व के कारण। ज़्यादा भार है उनका तो गुरुत्व के कारण वो चिपटी हो जाती हैं। लेकिन जो छोटे बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं साथी, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितनी उत्प्लावन बल लगेगा। भाई ये तो वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लकड़ी के भार के बराबर लगेगा। कोई लकड़ी पानी में तभी डूबेगी जब अपने भार के बराबर वो पानी को हटाएगी। तो मतलब क्या है, उसको जब दबा के हम पानी में रख रहे हैं तो इसका मतलब यह है लकड़ी के भार के बराबर पानी हट भी रहा होगा। यही तो है हमारा किसका सिद्धांत, उत्प्लवन का सिद्धांत या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है दोस्तों, जो भी कोई भी वस्तु द्रव में तभी डूबती है जब वह अपने भार के बराबर द्रव को हटाती है। तो राइट आंसर आपका यह होगा, लकड़ी के भार के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है यदि प्रतिचित, प्रतिचित का मतलब कि उसमें कोई अंतर ना हो, प्रतिचित होने के बाद मतलब कि वह जब गिरे तो मतलब लड़ रही है ना, यहाँ पर आकर स्ट्राइक करेगी फर्श पर, तो वही स्ट्राइक करना का मतलब प्रतिचित होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब कोई चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो ऐसा तो कदापि नहीं होता है कि उसमें कोई ऊर्जा और वेग नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर मानने के लिए बोला है तो मान सकते हैं, क्योंकि हमारी जो साइंस है और मैथमेटिक्स है दोनों एक तरह से लेट्स पे डिपेंड है, यानी कि मान कर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, ऊर्जा और वेग में कोई नुकसान नहीं हो रहा अगर कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है। कितने, 2 मीटर के ऊपर से गिर रही है। तो बताइए गिरने के बाद वो कितना ऊपर उठेगी, बताइए जब कोई लॉसेस हो ही नहीं रहे हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ वो ऊपर उठेगा। जाहिर सी बात है 2 मीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं। अच्छा क्या इसका कारण हो सकता है, बताइए। देखिए हम एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन से इसको लगाते हैं। शॉक अब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए, बताइए भाई लोहे की आपकी क्या है, पूरी की पूरी लोहे की, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी की लोहे की आपकी ट्रेन्स हैं, ट्रेन के बोगी हैं, क्या उस पर लकड़ी के अब्जॉर्बर लगाए जा सकते हैं, भाई कब तक चलेगा। गलत करो, इसे काट दो।
फिश प्लेट्स मतलब समझते हैं, जो ब्रेक लगा होता है, इस प्रकार का फिशेस बहुत होते हैं, इस प्रकार के पहिए में लगे होते हैं, आपने देखा होगा जनरली ट्रक वगैरह में, तो इस प्रकार के लगे होते हैं। यही फिश प्लेट की बात कर रहा है। फिश प्लेट्स को ठीक तरह से बैठाने के लिए काट दीजिए, ये भी नहीं हो सकता। पटरियों के समांतर रखने के लिए काट दीजिए, इसका मतलब ये तो कदापि नहीं होगा। गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए साथियों यही हो सकता है। जैसे झटका लगता है ना, तो बस उसी को दबाव को कम करने के लिए हम लकड़ी का क्या लगाते हैं दोस्तों, पट्टे लगाते हैं। याद रखेंगे, चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाते हैं पटरियों के नीचे, जिससे कि दबाव कम हो जाए। नेक्स्ट, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है भाई? लाइफ जैकेट का मतलब जैसे कि जो हमारे गोताखोर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लाइफ जैकेट लेके कूदते हैं। या फिर कभी देखते होंगे जो पानी में मस्ती करने जाते हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट आते हैं बाहर से घूमने, वो क्या करते हैं, नाव से बोट से छलांग लगाते हैं पानी में तैरने के लिए, वो लाइफ जैकेट लेके ही लगाते हैं। लाइफ जैकेट अच्छा क्या करता है, क्या उनके ऑक्सीजन प्रदान करता है? नहीं, पहला गाड़ दीजिए, ऑक्सीजन थोड़े प्रदान करेगा भाई, ऑक्सीजन के लिए नहीं होता है। वह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है, बिल्कुल यह राइट आंसर है। वह आदमी को तैराने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है, जिससे आदमी क्या होता है, बच जाता है, तैरने लगता है। जैसे आप खुद सोच लो, अगर आप किसी भी एक एक निडल को, एक सुई को पानी में फेंकिए, और बड़े बड़े शिप होते हैं पानी में क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनका आयतन बहुत ज़्यादा होता है, उनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, फैलाव होता है, वो बहुत बड़े फैले होते हैं, उनका तल जो है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ होता है। इस वजह से वो अगर डूबेंगे भी, तो आप बताओ, अगर डूबना है उनको तो मतलब अपने भार के बराबर वो पानी को हटाएंगे तब जाकर डूबेंगे। पर इतना बड़ा है जहाज, तो वो अपने भार के बराबर पानी हटाने में उसको बहुत समय लगेगा, या फिर उसमें छेद हो जाए, जिस प्रकार से हमारा टाइटैनिक में हुआ था, अगर उस प्रकार से छेद होता है तब डूब जाएगा। या फिर कोई भाई कोई हो जो कि देश के विरोध में हो, वह कोई अनाप शनाप कुछ हरकत कर दे, समझ रहे हैं, इस प्रकार से हो सकता है। अन्यथा कोई चांस नहीं है कि बड़े बड़े शिप डूब जाएं, क्योंकि उनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, आयतन बहुत ज़्यादा घेरते हैं पानी में। इस वजह से वो दोस्तों उनका डूबना नामुमकिन होता है, याद रखेंगे। यानी कि जो लाइफ जैकेट है वो क्या काम करता है, आदमी के आयतन में वृद्धि कर देता है, व्यक्ति के उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है और आदमी तैरने लगता है। राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न, कोई भी नाव नहीं डूबेगा जब तक यदि वह पानी हटाती है। भाई कोई भी नाव कब नहीं डूबेगा, यही तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जब तक वो अपने भार के बराबर पानी हटाएगा तब तक वो नहीं डूबेगा। राइट आंसर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है क्योंकि, देखिए यह आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि इसमें 3 प्रश्न सही दिख रहे हैं, 3 मतलब उत्तर सही दिख रहा है, लेकिन आपको यह पहचानना है कि एप्रोप्रिएट क्या है। दोस्तों एक तो इसका राइट आंसर यह भी हो सकता है, समुद्र का पानी भारी होता है, बिल्कुल भारी होता है भाई, खारा होता है तो भारी तो होगा ही। और समुद्र का पानी जहाज पर ऊपर की ओर बल लगाता है, ये तो काट दीजिए, यह तो हो ही नहीं सकता। समुद्र का पानी खारा होता है, यह भी सही हो सकता है, लेकिन समुद्र का पानी घनत्व समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होता है, यह भी सही है। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कौन एप्रोप्रिएट है दोस्तों, यही राइट आंसर इसका होगा डी, क्योंकि घनत्व अधिक है पानी में, तभी वह तालाब से क्या करेगा, कोई जहाज अगर तालाब में तैर रहा है, कोई नदी में तैर रहा है, तो अगर वह अचानक से समुद्र के पानी में आ जाता है तो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। यानी कि जो आपका समुद्र का पानी उसका घनत्व अधिक है भाई, इस वजह से वो ऊपर की तरफ उठेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा साथियों। याद रखें, खारा वाला भी हो सकता है और यह वाला भी हो सकता है, लेकिन यह एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब बिल्कुल देखा जाए एग्जैक्ट राइट आंसर हमारा क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, बच्चे गलत करके आते हैं ऐसे ही प्रश्न, और हार्ड बना देते हैं पेपर को, ऐसे ही प्रश्न साथी। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक मिनट हम इसको चेक करते हैं साथियों। यहाँ पे भर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे बर्फ कर लेंगे, क्या है, बर्फ, यहाँ पर बर्फ होना चाहिए, बर्फ। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि, बताइए बर्फ पानी में क्यों तैरता है भाई? हमने आपको बताया था बर्फ का जो आयतन होता है सबसे अधिक किस पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है भाई। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब बर्फ जम जाता है उसका आयतन सबसे अधिक हो जाता है, और घनत्व उस कंडीशन में सबसे कम होता है, क्योंकि वो तैर रहा होता है। तो बताइए बर्फ पानी पर कब तैरेगा, जब उसका घनत्व क्या होगा, पानी की अपेक्षा कम होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो वो तैरेगा भाई। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तभी वो तैरता है, ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, पानी का घनत्व कब कम होगा, बताएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे कम होता है। इस वजह से कोई आदमी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के उबलते हुए पानी में अगर नहाना चाहता है तो भैया डूब जाएगा वो, ये चीज़ याद रखेंगे। और पानी का घनत्व किस में सबसे अधिकतम होता है, किस डिग्री पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, साथी याद रखेंगे। नेक्स्ट, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है, 1 मिनट, यह नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए फटाफट। तो आप लोग देखिए क्या बोला, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, इस वजह से होता है। अच्छा ये बताइए, दाब जब अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक घटेगा कि बढ़ेगा भाई?
दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक जो होता है साथियों, वो क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? सारे लोग एक बार कमेंट करेंगे, दाब अधिक होगा तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? और अगर दाब बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक अधिक हो रहा है तो क्वथनांक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? दोनों आंसर करिए। दोस्तों इसका राइट आंसर तो हम बता देंगे, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब जब अधिक करेंगे तो बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। क्योंकि जैसे आप हाथ में दबा लेंगे बर्फ़ को, तो बर्फ़ की गलने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे अगर हम बोलें आप सब्ज़ी उबाल रहे हैं, सब्ज़ी मतलब बना रहे हों, सब्ज़ी बनाते वक़्त अगर आप नमक डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं और सारी चीज़ें जो अपना तेल मिर्च ये सब डाल देते हैं, तो उससे बहुत जल्दी उबलने लगता है। लोग कहते हैं ना, अगर प्याज गर्म कर रहे होते हो तो उसमें नमक डाल दो, तो वो जल्दी हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी मिश्रण मिला देते हैं क्वथनांक में, कोई भी मिश्रण मिलाते हैं या फिर कोई भी अलग से मटेरियल मिलाते हैं तो क्या करता है, उसका क्वथनांक बढ़ा देता है। याद रखेंगे साथियों, अशुद्धियाँ जो होती हैं क्वथनांक बढ़ाती हैं और गलनांक कम करती हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अशुद्धियाँ जो होती हैं क्वथनांक बढ़ाती हैं और अशुद्धियाँ गलनांक को कम करती हैं। सेम उसी प्रकार से दाब बढ़ने पर अगर दाब बढ़ाएँगे तो गलनांक घटेगा, लेकिन दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाएँगे तो क्वथनांक बढ़ेगा और दाब अधिक करेंगे तो गलनांक घट जाता है साथियों। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव घट जाता है। भैया पानी का जैसे ही पृष्ठ तनाव घटता है, क्योंकि पानी का ही पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है और पानी पे देखेंगे छोटा छोटा इस प्रकार से बिल्कुल जालीनुमा आकृति बना होता है। क्यों? क्योंकि वही तो होता है लार्वा का सबसे बड़ा कारण। पृष्ठ तनाव अधिक होता है पानी का। जैसे ही पृष्ठ तनाव घटेगा वैसे ही सारे मच्छर डूब के मर जाते हैं उसमें। यानी कि लार्वा के सांस में बाधा डालता है दोस्तों, जैसे ही मिट्टी का तेल डालते हैं। आस पड़ोस में आप लोग चेक कभी कर लेंगे कि जो गड्ढे-वड्ढे हैं उसमें अगर जैसे ही मिट्टी का तेल डालें वैसे ही मच्छर डूब के मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव घटा घटा दिया जाता है और क्या। इस वजह से लार्वा डूब जाते हैं। नेक्स्ट, आज का आपके लिए प्रश्न है साथियों, आप इसका राइट आंसर ज़रूर बताएँगे। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तब आप कमेंट भी ज़रूर करेंगे साथी, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी विनती है आपसे। दोस्तों इतना समझ लीजिए, आपको बेस्ट से बेस्ट सारी चीज़ें दी जा रही हैं। कंटेंट्स हिंदी खत्म हो चुका है, मैथ भी चल रहा है, मैथ में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, आप देख सकते हैं। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में 30-30 सेकंड में कम से कम 40 से 50 ऐसे टॉपिक आपको दे दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, शॉर्ट नाम का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं। सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वह एक-एक ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न अनिवार्यतः आते हैं, 100 इन 1% आते हैं। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी जीडी होने वाला है, यूपीएसआई का होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी लेखपाल का होने वाला है, बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं, यूपी पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं, तो सब जगह से आप आराम से कवर कर सकते हैं करंट अफेयर, बशर्ते डेली फॉलो करिए। दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में पूरी तरीके से फैल जाती है। इसका कारण क्या है? क्या वाष्पीकरण है, वाष्पन है, विसरण है, ऊर्ध्वपातन है? आप इसका राइट आंसर करेंगे, कल इसका हम आंसर बताएंगे। दोस्तों ये डेली सेशन होता है 9 बजे, तो आप अपने फ्रेंडों को आगाह कर देंगे, है ना? चलिए धन्यवाद मित्रों।